अच्छा, इसमें लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स के बारे में था, उसकी थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं कि मिसाल के तौर पर आपके पास तीन वेरिएबल हो, एक्स है, वाई है, जी है। आपके पास कितने वेरिएबल है? तीन वेरिएबल है, एक्स वाई और जी। तो इसका जो ट्रुथ टेबल बनेगा वो आपके सामने है कि पहले चार जीरो बन जाएंगे, फिर चार वन बन जाएंगे, दो जीरो दो वन, दो जीरो दो वन, एक जीरो एक वन, एक जीरो एक वन। इसका मतलब ये है कि जब तीन वेरिएबल होंगे तो क्या होगा, दो की पावर तीन कर देंगे, दो की पावर तीन कर देंगे, दो की पावर तीन कितना आएगा? आठ। तो ये आपकी ऑप्शन जो बनेगी वो क्या बनेगी? आठ। अगर ये चार वेरिएबल होंगे तो दो की पावर चार होगा, दो की पावर चार, तो 16 बनेंगे। तो आपने इसको जीरो से स्टार्ट करना है। ये जीरो की बाइनरी है, ये वन की बाइनरी है, ये टू की बाइनरी है, ये थ्री की बाइनरी है, ये फोर की, ये फाइव की, ये सिक्स की, ये सेवन की। तो जीरो से लेके सेवन तक जो हमारे पास बन रहा है सिस्टम, कितने ऑप्शन हो जाएंगे हमारे पास? आठ ऑप्शन हो जाएंगे। मिन टर्म्स के लिए आपने जो चीज करनी है वो ये कि जीरो जो है वो ट्रू के फॉल्स के लिए है, जीरो क्या है? फॉल्स के लिए है, और जो वन है वो ट्रू के लिए है। जीरो फॉल्स के लिए और वन ट्रू के लिए। इसका मतलब है अगर जीरो को एक्स बार से शो करे तो एक्स से मुराद जीरो, और एक्स से मुराद वन, और एक्स बार से मुराद जीरो। ठीक है, मिन टर्म्स के अंदर आपने ट्रू को ट्रू कहना है, फॉल्स को फॉल्स कहना है। ठीक हो गया? इससे जो पहले वाला लेक्चर था मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स से पहले, वो मैंने आपको बताया था कि आपने कंप्लीमेंट कैसे लेना है। तो कंप्लीमेंट क्या कहते हैं कि आपने एक्स का बार ले लेना है, तो वो उसका क्या कहलाएगा? कंप्लीमेंट कहलाएगा। तो कंप्लीमेंट लेने के लिए वन को जीरो में कन्वर्ट कर दें या जीरो को वन में कन्वर्ट कर दें, इसको क्या बोलते हैं? उसका कंप्लीमेंट लें। ठीक हो गया? फिर डॉट को किस में कन्वर्ट करते हैं? प्लस में। और प्लस को किस में कन्वर्ट करते हैं? डॉट में कन्वर्ट करते हैं। तो ड्यूलिटी प्रिंसिपल के तहत आप एक रूल से दूसरा रूल आसानी के साथ डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे जीरो को किससे शो किया? एक्स से। जीरो को किससे शो किया? अगले वाई को वाई बार से, और अगले जी के जीरो को जी बार से। ठीक है? तो जीरो को बार से शो करना है और वन को बगैर बार के शो करना है। और मिन टर्म्स के अंदर आपने इनके दरमियान जो ऑपरेटर लगाना है वो डॉट का लगाना है। कौन सा? डॉट का ऑपरेटर लगाना है। क्या आप ये आठ की आठ बना सकते हैं इस तरह? इस जीरो के लिए एक्स बार, इस जीरो के लिए एक्स बार वाई बार, इस वन के लिए जी। ये बन गई एक टर्म। इसी तरह इस जीरो के लिए एक्स बार, इस वन के लिए वाई, और इस जीरो के लिए जी बार। क्लियर? क्योंकि आप साथ साथ चलेंगे तो नेक्स्ट जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आ रही है ये इनकी समझ लगेगी। अगर ये आप साथ साथ नहीं चलेंगे आगे कुछ भी समझ नहीं लगेगी। फिर आपने इसी तरह आठों ऑप्शंस का आपने क्या करना है, ये टर्म्स लिख लेनी है, इसको वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है? मेन टर्म्स के अंदर वेरिएबल को आपस में मल्टीप्लाई, बेटा जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे जहन में जनरल मैथ की मल्टीप्लाई आती है। इसको मैं कहूंगा एंडिंग, ए एन डी आई एन जी। ए एन डी कैपिटल में लिखेंगे हमेशा,
और ING मतलब कि एंड लॉजिक लगाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। किसी जगह पे जनरल मैथ का मल्टीप्लाई और इसका जो है ये डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। जनरल मैथ में जो डीमास रूल है वो इस पे इंप्लीमेंट कई जगह पे नहीं होता। ये दो चीजें आपने याद रखनी है। फिर ये जो प्लस होता है इसको आपने एडिशन नहीं कहना, ऑरिंग कहना है। मेरी अपनी है, क्योंकि मैं भी जनरल मैथ ज्यादा पढ़ाता हूँ तो मैं भी इसको एडिशन कहा जाता हूँ। तो अगर मैं एडिशन कह भी जाऊं तो आपके जेहन में यही होना चाहिए कि ये ऑरिंग हो रही है, OR गेट, और गेट इसके ऊपर लग रहा है। 0+1 इज इक्वल टू 1, 1+0 इज इक्वल टू 1, 1+1 इज इक्वल टू 1, नॉट 2। 1+1 इज इक्वल टू 1। इसका ये मतलब होता है कि एक सर्किट को भी ऑन करे दूसरे को भी ऑन कर दे तो क्या होगा, तो उसकी सर्किट की आउटपुट 1 ही होगी। इससे मुराद ये ऐड नहीं हो रहे, इससे मुराद ये है कि एक सर्किट को भी ओपन कर दे दूसरे को भी ओपन कर दे तो तब भी हमारा जो बल्ब है वो ऑन हो जाएगा, उसके ऊपर भी आउटपुट 1 आएगी। यहाँ पे 1 जो है डिजिट वाला नहीं है, यहाँ पे 1 जो है कि सर्किट को ओपन कर दिया, क्लोज कर दिया, सॉरी, ओपन होता है 0, सर्किट को क्लोज किया 1, दूसरे सर्किट को भी क्लोज किया 1 आ गया। दोनों में से करंट गुजरता हुआ बल्ब के पास जाएगा, फिर उसका सर्किट कंप्लीट होता हुआ नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो फिर क्या होगा, बल्ब क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। किस तरह एक्स को, देखिए बेटा फिर आपका पूरा जो फलसफा होगा ना फिर उसी बेस पे चलेगा जो आपने शुरू में सेट कर दिए। देखिए एक स्टैंडर्ड बन गया है ना कि आपने इसको ऐसे शो करना है, आप कर सकते हैं, लेकिन चूंकि सारे उसी रूल के तहत चल रहे हैं ना, फिर जब अपने करेंगे तो पहले आपको समझाना पड़ेगा कि भाई मैंने ये जो मैं प्लस कर रहा हूँ ना, मैंने मिन टर्म्स को मैक्स टर्म में कन्वर्ट कर दिया और मैक्स टर्म को मिन टर्म में कन्वर्ट कर दिया। फिर आप उसको वैसे लेके चले, लेकिन ये प्रैक्टिस करनी नहीं है आपने, ठीक है। हो सकती है, पॉसिबल है, लेकिन आपने करनी, क्योंकि बुक के रूल के मुताबिक आपने मिन टर्म्स में डॉट लगाना है, मतलब कि एंडिंग करनी है। 0 को बार के साथ शो करना और 1 को। और जब हम नेक्स्ट टर्म की तरफ आते हैं तो आपने देखा कि 0 के लिए उल्ट हो गया, 0 के लिए क्या हुआ है, x आ गया है, इस 0 के लिए y आ गया है, इस 0 के लिए z आ गया है। और जहां पे 1 है, जहां पे 1 है वहां पे उसने क्या लगा दिया, बार लगा दिया, और इनके दरमियान में आपस में डॉट की बजाय क्या पुट कर दिया, प्लस, और गेट, और लॉजिक लगा दी है, आर लॉजिक लगाई है इसके दरमियान। तो मेन टर्म्स में कौन सी लॉजिक लगती है, एंड। मेन टर्म्स में कौन सी लॉजिक, एंड। और मैक्स टर्म में कौन, ये डिफरेंट है। तो मेन टर्म्स बनाने का तरीका लहदा है, मैक्स टर्म बनाने का तरीका लहदा है। क्लियर माय पॉइंट। अच्छा, फिर उसके बाद एक चीज याद रखनी है कि आपने इनको डेजिनेट कर देना है लेटर। ये पहली जो है उसको M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7। जब भी आपके जेन में M7 आए 3 वेरिएबल का, तो आपके जेन में ये आएगी। या आपके पास अगर ये वाली हो तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ। और जब आपने मैक्स टर्म को यूज करना है तो आपने इसको किससे शो करना है, कैपिटल M से, कैपिटल M से, और फिर कैपिटल M1 से, कैपिटल M2 से। और जब आपके जेहन में है कि M5 क्या चीज है, तो आपको पता हो कि 5 की बाइनरी क्या होती है, 101। 5 की बाइनरी क्या होती है, 101। तो मैक्स टर्म में इसको किससे शो करेंगे, बाहर से। 0 को किससे शो करेंगे, बगैर बार के,
और इसको बाहर से, ठीक है, और इनके दरमियान औरिंग यानी कि प्लस। तो M5 से मुराद क्या है? 101, और 101 को फिर आपने कन्वर्ट करना है। तो इसको याद करने का यही एक आसान तरीका है, ठीक है। फिर ये वाले जो पोस्टुलेट्स हैं, ये आपने इस तरह याद रखने हैं जिस तरह आप अपनी किसी मशूका का जो नंबर है ना वो याद रखते हैं। वो आप अपने मोबाइल में सेव नहीं करते कि किसी के हाथ ना चढ़। हाँ, या यूं समझ लें किसी से उधार लेना है ना तो उसका नंबर दिल पे रखो, ऐसे यार उससे पैसे ले ले, ठीक है। हाँ, तो ये याद रखना, ये फार्मूले हैं, ये मैं पहले किसी लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। इनको हेंटिंगटन पोस्टुलेट्स और थ्योरम कहते हैं। पोस्टुलेट्स और थ्योरम में क्या फर्क है मास? शाबाश, गुड। यार बच्चे तेज होते जा रहे हैं आप लोग सारे। अच्छा, अब इसमें याद रखना है कि x प्लस 0 किसके बराबर होता है? x के बराबर। x डॉट 1 किसके बराबर होता है? x के बराबर। ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। इसमें जो ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हैं बेटा, ये वाले इस्तेमाल होने वाले हैं। अब इनका इस्तेमाल कैसे आएगा? ये ऐसे ही है जैसे आप 9th के मैथ में a प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो वो प्रूफ भी किया जा सकता है। तो वो एक थ्योरम है, एक आइडेंटिटी है। तो ये भी आइडेंटिटीज है, आईडीज है। तो आपने इनको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। अब इनका आगे इस्तेमाल भी आएगा, ये मैं किसी लेक्चर में आपको कंप्लीटली बता चुका हूँ। तो अगर आप 1 बाय 1 करके लेक्चर सुनते जाए तो आपके लिए आसानी होगी। अब है बूलियन फंक्शन। क्या है? बूलियन फंक्शन that can be expressed algebraically from a given truth table। आपके पास ये ट्रुथ टेबल था, ये एक ट्रुथ टेबल है, ठीक है। इससे हमने मिन टर्म्स भी जनरेट किए हैं और इससे हमने नेक्स्ट टर्म्स भी जनरेट किए हैं। तो अगर हम इनमें से कोई भी, इसमें से कोई भी एक या दो से जायद हम कोई आपस में प्लस कर देते हैं, ये देखिए मिन टर्म्स हमने क्या किए हैं? प्लस कर दिए। एक ये मिन टर्म है और एक ये मिन टर्म है, एक ये मिन टर्म है। कोई सी भी सातों में से कोई सी भी 3 उठा ली, कोई सी भी 2 उठा ली, कोई एक उठा ली, तो आपने देखा इसके लिए क्या है? इसके लिए M4। कैसे पता चला? इसके लिए 1 है, इसके लिए 0, इसके लिए 0। 1 0 0 किसके लिए है? 4 के लिए, ठीक है। तो इसको M4 कह दिया। और ये क्या होगा? M7, ठीक है। अब आपने क्या करना है? सिमिलरली इट मे बी इजीली वेरीफाइड दैट, ये वाला किसके लिए होगा? 3 क्या? इसको M3 बोलेंगे, इसको M5, इसको 1 1 0। x के ऊपर बार नहीं है ना तो 1 हो जाएगा, y के ऊपर बार नहीं है तो 1 हो जाएगा, z के ऊपर बार है तो उसको 0। 1 1 0 6 की आएगी बाइनरी, तो M6 आ जाएगा। ये फिर क्या हो जाएगा? तो बूलियन एक्सप्रेशंस को एग्जांपल डिमॉन्स्ट्रेट एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ बूलियन अलजेब्रा। एलन any boolean function can be expressed as a sum of min terms, as a sum of। तो boolean function क्या होता है या boolean expression क्या होती है? that can be expressed as a sum of
मिन टर्म, तो मैक्स टर्म्स के जरिए से भी तो हो सकती है ना, वो भी करते हैं। अब ये आपके पास ट्रुथ टेबल है, तो ये भी आपके पास M1 M4 M7 ये सारी इसकी आए, तो फंक्शन की जो आउटपुट है वो क्या आती है, देखें M3 जो है एक फंक्शन है, इन सबको प्लस किया, ये जवाब आया, ठीक है। 0 0 का कितना आएगा, फंक्शन F1 की आउटपुट कितनी आएगी, 0, कैसे, ये कितना है जी, अब नजर आ रहा है, ठीक हो गया। एक्स बार वाई बार और जी, इसका क्या जवाब आएगा, ये 0 ये 0, तो ये सारा क्या होगा 0, ये सारा 0, किस तरह, एक्स बार 0 है ना, ये 0 है, ये 1 है, तो ये जब ऐड होगा तो इस सारे का जवाब क्या आएगा, इस सारे का जवाब क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, ऐसे है ना। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जब ये x 0 है, x कितना है, तो x बार कितना होगा 1, ये पहली ऑप्शन देखना है बेटा, सिर्फ पहली ऑप्शन, इस पहली ऑप्शन को, x अगर 0 है तो x बार कितना होगा 1, y बार, y 0 है तो y बार कितना होगा 1, z 0 है तो सारा क्या हो जाएगा 0, फिर x अगर 0 है तो ये सारे का सारा क्या हो जाएगा 0, तो x भी 0 है, y भी 0 है, z भी 0 है, तो जवाब कितना आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0, तो कितना 0, तो इस फंक्शन f1 का जवाब कितना आएगा 0। फिर आपने ये वाली ऑप्शन अप्लाई करनी है कि x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, 1 की, z की जगह पे 1, तो जहाँ पे z बार होगा वहां पे आपने क्या करना है, 1 को 0 में कन्वर्ट कर देना है, अगर 0 हो तो उसको 1 में कन्वर्ट कर देना है, क्लियर। फंक्शन f1 भी निकल आएगा, फंक्शन f2 की भी आउटपुट निकल आएगी, तो सामने आपने इसको, तो आपको मैं ये वाला फंक्शन दिया करूंगा, आपने ट्रुथ टेबल बना के देना है मुझे, बेटा वेरिएबल 3 की, हाँ 3 की जगह पे 4 भी हो सकते हैं, 3 की जगह पे 2 भी हो सकते हैं, तो उसमें WXYZ 4 वेरिएबल आ जाएंगे, तो मेन टर्म्स जो है वो आपके WXYZ प्लस, नहीं ये कह रहा है कि आपके पास ये एक्सप्रेशन है सारी की सारी, इस ट्रुथ टेबल के अगेंस्ट, इस ट्रुथ टेबल के अगेंस्ट फंक्शन f1 की जो है ना आउटपुट मालूम करें, उसका ट्रुथ टेबल डिफरेंट होगा 4 के लिए। अच्छा, अब नेक्स्ट, अब क्या है नेक्स्ट, इससे पहले मैंने कॉम्प्लीमेंट मालूम करने का बताया था, डी मॉर्गन लॉ आपने पढ़े होंगे, यूनियन को किस में कन्वर्ट करते थे, और सबका इंटरसेक्शन होता तो अलग अलग का इंटरसेक्शन,
अब इसमें देखें, ये हमारे पास फंक्शन है f1, ये मिन टर्म्स है, ये क्या है, मिन टर्म्स है। x1 जो है इसका आप बार लेंगे, x बार का बार कितना आएगा, x बार का बार लेंगे तो जवाब कितना, x, y बार का बार लेंगे तो जवाब कितना आएगा, y, z बार का बार लेंगे तो z, तो डॉट की जगह पे क्या लिखेंगे, प्लस, डॉट की जगह पे क्या लिखेंगे, प्लस, तो ये वाला आ गया, ठीक है। फिर इस प्लस की जगह पे क्या लिखेंगे, डॉट, फिर दूसरी टर्म शुरू हो गई, इस टर्म को कन्वर्ट कर, एक्स बार की जगह पे एक्स, वाई की जगह पे जी, बार की जगह पे जी, इसको जब कन्वर्ट किया तो ये वाला आ गया, तो जिसके दरमियान में ऐड था उसके दरमियान में प्लस लगा दिया। फिर इसी तरह इस टर्म का, फिर इस टर्म का, फिर इस टर्म का, जब आपने इसको कन्वर्ट किया तो आप जब इन चीजों को देखें इस टेबल के अंदर, तो ये जो आपके पास सारी आ रही है, तो इनके अगेंस्ट 7 6 लिखा हुआ है, तो इसमें भी आपने क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जी, एक्स प्लस वाई प्लस जी, ये किसकी है, m0 की, ये किसकी है, m2 की, ये किसकी है, m5 की और m6 की, ठीक है। और इन दोनों तीनों के दरमियान में क्या है, डॉट है। मिन टर्म्स के अंदर क्या आता है, प्लस, और नेक्स्ट टर्म्स के दरमियान, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नेक्स्ट के दरमियान, वो टर्म्स के दरमियान आता है, टर्म्स के इंटरनली प्लस आता है, लेकिन आपस में वो मल्टीप्लाई हो रही होती है, मतलब एंडिंग हो रही होती है, बातें नहीं। दिस एग्जाम्पल डिमॉन्स्ट्रेट द सेकंड इंपॉर्टेंट, पहली क्या थी कि बूलियन एक्सप्रेशन क्या होती है, सम ऑफ मिन टर्म्स, सम ऑफ, और यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नेक्स्ट टर्म, प्रोडक्ट ऑफ, तो बूलियन एक्सप्रेशन की डेफिनेशन क्या बनी, इट इज सम ऑफ मिन टर्म और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नेक्स्ट टर्म्स, और इनका ये मिक्सचर भी हो सकता है। This example demonstrates a second important property of Boolean algebra. Any Boolean function can be expressed as a product of next terms. मतलब by products is meant by ending of terms. The procedure of obtaining the product next terms directly from the truth table is as follows. उसका टेबल भी आप देखेंगे कि वो कैसे बनता है, जिस तरह आपने ये वाला टेबल बनाया है, ठीक है, इसी तरह मिन टर्म्स का और मैक्स टर्म्स का भी टेबल आपके सामने है। सम ऑफ मिन टर्म्स क्या आता है, सम ऑफ मिन टर्म्स क्या है, बूलियन एक्सप्रेशन है। प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म्स क्या है, बूलियन एक्सप्रेशन है। तो अब बच्चों वाली आपने डेफिनेशन नहीं याद करनी कि उसमें वेरिएबल प्लस हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, ये हो रहा है, नहीं, आपने एक सिंपल तरीके से बताना है, सम ऑफ मिन टर्म्स एंड सम ऑफ मैक्स टर्म्स। क्लियर, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी बच्चे का जी, नथिंग। इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, इसमें दो तीन बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ, फिर नेक्स्ट चलते हैं। इट वाज प्रीवियसली स्टेटेड दैट द फॉर n बाइनरी वेरिएबल्स, कितने, हमने पिछले एग्जांपल्स में कितने वेरिएबल लिए, 3, तो अगर n वेरिएबल्स हो, मालूम ना हो कितने हो, 3 है, 5 है, 7 है, 4 है, 6 है, तो आप उसके नंबर ऑफ ऑप्शंस कैसे निकालेंगे,
2 रेज पावर n। दो वेरिएबल होंगे तो 2 की रेज पावर 2 होगी, तो ऑप्शंस कितने बनेंगे? 4। 3 वेरिएबल्स होंगे तो 2 रेज पावर 3, तो कितना आएगा? 8। One can obtain 2 raised power n distinct min terms। distinct क्या मतलब क्या होता है? सर्क्यूलर। डिस्टिंक्ट, आपके घर में कोई और सर्क्यूलर है? यू आर डिस्टिंक्ट। मेरी क्लास के अंदर 2 वकास है वकास को? नहीं। कितने? शहरयार 2 हैं। तो जब मैं बुलाता हूँ शहरयार, तो दोनों बच्चे मेरे जो मेरी तरफ देखते हैं, तो मेरा जिस तरफ चेहरा होता है वो मैं असल में उसको बुलाना चाहता हूँ। ये शहरयार अली, वो शहरयार मलिक खान, ये आप मलिक है शहरयार, एक मलिक है और एक खान। और थोड़ी देर और है तो मैंने तो मिक्स कर देना आप लोगों को। आप शहरयार खान है और ये शहरयार, आप उसके भाई एहतशाम, एहतशाम खान। ठीक है भाई। वन कैन ऑब्टेन 2 रेज पावर n डिस्टिंक्ट मिन टर्म्स। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास n वेरिएबल्स हो तो आप कितनी मिन टर्म्स हासिल कर सकते हैं, कितनी ऑप्शंस हासिल कर सकते हैं? 2 रेज पावर n। and that any boolean function can be expressed as a sum of min terms। तो कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन जो है उन 2 रेज पावर n ऑप्शन में से किसी को भी आप प्लस कर सकते हैं, तो मिन टर्म्स आप उसकी हासिल कर सकते हैं। The min terms whose sum defines the boolean function are those given at once of the function in a truth table। तो वो उसकी कोई ना कोई एक आउटपुट देंगे जो किसी ट्रुथ टेबल के अंदर मौजूद होगी। आप 0 0 के ऊपर उस फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे किया है। देखिए, इसको आपने एक्सप्रेस करना है। मैं इसको नहीं नजर आ रहा आपको? आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं, आवाज नहीं। ये देखिए, मैं आपके सामने एक टेबल डिजाइन करने लगा हूँ। ये आपके पास x है, ये y है और ये z है। ठीक है, हमारे पास ये एक फंक्शन है x बार y बार z। x बार, तो आपने x बार यहाँ पे ले लेना है, y बार है तो यहाँ पे y बार, z बार में इसमें होगा तो आपने z बार भी ले लेना है। ठीक है, तो पहली मिन टर्म्स क्या है? x बार y बार z। x बार डॉट y बार डॉट z। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर हम x 0 ले, y भी 0, ये भी 0, तो x बार कितना होगा? 1। ये कितना होगा? 1 होगा। तो इन सब को अगर आप x बार की वैल्यू 1, y बार की वैल्यू 1, z की वैल्यू 0, तो 1 डॉट 1 डॉट 0 जो आप कितना आएगा? 0।
फिर एक्स वाई बार जी बार, एक्स डॉट वाई बार जी बार। एक्स कितना है 0, वाई बार कितना है 1। कोई एक 0 आ जाए तो फिर जारी बात है वो सारा 0 हो जाता है। तो इसके बाद है एक्स वाई जी, एक्स वाई जी, एक्स वाई जी। तो ये कितना आएगा 0 आएगा। बेटा इन तीनों को जब प्लस करेंगे तो वो फंक्शन f1 है, वो फंक्शन क्या है, उसका जवाब कितना आएगा 0 आएगा। तो ये जो पहले 0 0 के आगे 0 लिखा हुआ है, ये 0 कैसे हासिल हुआ है, ये प्रोसेस करके। ठीक है, उस ट्रुथ टेबल के अंदर ये येलो कलर की जो वैल्यूज है ये छुपाई हुई है उसने। ये 0 0 के आगे जो 0 लिखा है असल में उसने इस फंक्शन के अंदर 0 0 पुट किया है। एक्स बार भी ले लिया हमने, वाई बार भी ले लिया, जी बार भी ले लिया। तो इसी तरह इसके बाद दूसरी ऑप्शन क्या है 0 0 1। तो एक्स बार कितना होगा 1, वाई बार 1, ये कितना होगा 0। कोई एक 0 आ जाए ये 1 नहीं आएगा, देखे ना, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, देखिए बेटा इस कॉलम में है, इस कॉलम में एक्स बार की वैल्यू क्या है 1। सेकंड ऑप्शन पे जो है ना, सेकंड ऑप्शन पे इस ऑप्शन में एक्स बार की वैल्यू क्या है 1, वाई बार की वैल्यू क्या है 1, जी की वैल्यू क्या है 1। तो तीनों 1 हो तो जवाब कितना आएगा, ठीक हो गया। ये 0 ये 0 सबको इन तीनों को प्लस किया अगर 1 आएगा। तो यहाँ पे कितना जवाब आ रहा है 1 आ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। तो आपने इसी तरह ये पूरे का पूरा ट्रुथ टेबल जो है ये बनाना है। बस सिर्फ फंक्शन दूंगा तो आप लोग उसका ट्रुथ टेबल बनाना है, चाहे आप पूरा प्रोसीजर लेके बनाए, हाँ चाहे जैसे मर्जी बनाए। बेटा आपस में बातें जो है ना वो कंप्लीटली मना है, ठीक है जी बेटा। पिछली असाइनमेंट यही थी जी। असल में ये बीच में बोलते हैं ना तो फिर मेरे तक आवाज नहीं आती, फिर मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ, फिर कानों में मैल भी ज्यादा, कितने दिन हो गए भाई पानी भी नहीं आ रहा। अच्छा बेटा इधर देखिए, द मेन टर्म्स whose sum defines the boolean function। मेन टर्म्स जब आपस में मिलती है, सम होता है, सम ऑफ मेन टर्म्स, तो क्या चीज डिफाइन होती है बूलियन फंक्शन। और दो दैट गिव वंस ऑफ द फंक्शन इन द ट्रुथ टेबल, जो ट्रुथ टेबल में ऑप्शंस होती है उसी के हिसाब से वो चलती है। सिंस द फंक्शन कैन बी ईदर 1 और 0, तो फंक्शन का जवाब या तो 1 आएगा या तो 0 आएगा for each minterm, and since there are 2 raised power n minterms, one can calculate the possible functions that can be found with n variable to 2 raised power n। अब आपको एक एक्सप्रेशन दी जाए 3 वेरिएबल्स वाली, कितनी वेरिएबल्स वाली, वेरिएबल्स कितने हो 3 वेरिएबल। एक फंक्शन है f,
एक फंक्शन कौन सा है f, उसमें m0 हो, m1 हो, प्लस m2 हो, प्लस m3 हो, प्लस m4 हो, प्लस m5 हो, प्लस m6 हो, प्लस m7 हो। इससे ज्यादा तो ऑप्शन नहीं आ सकती थ्री वेरिएबल वाली के अलावा। अगर आपको आपस में बातें नहीं है। आपको एक फंक्शन दिया जाए कि m0, m1, m2, m3, m5 ये सारे करने हैं, साथ आपको ये भी लिखा जाए m3 प्लस m2 ये लिखा जाए, तो सबसे पहले आपने इसको फिल्टर करना है। क्या करना है? देखो x प्लस एक्स कितना होगा? 1 प्लस 1 कितना होगा? 1 प्लस 1 कितना होगा? अच्छा x प्लस एक्स, x प्लस एक्स, इसी तरह m3 प्लस m3, आपने फिर क्या करना है, इसमें से m3 को, जो m3 दो दफा आया है, उसको एक को निकाल भी दे तो उस पे फंक्शन पे असर नहीं पड़ेगा है? नहीं, आप इसको नेक्स्ट स्टेप में इसको मिस कर दे, निकाल दे बीच में। फिर ऐसा नहीं, आपने पहले इसको फिल्टर करके फिर ट्रुथ टेबल बनाना है। उसका बिल्कुल। अच्छा, अभी since the function can be either 1 or 0 for each minterm, since there are 2 n minterms, तो 2 की रेस पावर n से ज्यादा minterms नहीं हो सकती। अगर 3 है तो 8 से ज्यादा minterms नहीं हो सकती, 4 है तो 16 से ज्यादा minterms नहीं होते। उनका फिर सम कर ले तो आपका एक फंक्शन बन सकता है, या उनमें से कोई से भी 2, 4, 3, 4, 5 जो भी पिक करना है वो आप पिक कर सकते हैं। It is sometimes convenient to express Boolean function in its sum of minterms form. If not in this form, it can be made so by the expanding the expression into a sum and minterm. Each term is inspected to see if it contains all the variables. ठीक है, अब हम x प्लस एक्स बार है, इसको हमने करना है, तो इसको कैसे करते हैं? फॉलो एग्जाम्पल। अब ये एक एग्जाम्पल है आपके पास, a किसके बराबर है? f फंक्शन a प्लस b बार c, a प्लस b बार c। तो आप इसमें देखें टोटल कितने वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं? 3। इट मींस इट इज ऑफ 3 वेरिएबल। अब आप क्या लिखेंगे? बेटा आवाज ना आए, आवाज ना आए। ये जो a है, ये जो इसके साथ अगर b प्लस b बार को मल्टीप्लाई कर दे, व्हाट इज b प्लस b बार? वन। b अगर 1 ले तो b बार क्या होगा? 0 होगा। तो 1 प्लस 0 कितना होगा? और अगर b को आप 0 ले लें तो b बार कितना होगा? तो 0 प्लस 1, तो b प्लस b बार क्या होगा? 1 के बराबर। ठीक है,
तो A.1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A.1 कितना होगा 1, 1 की जगह पे B प्लस B बार भी लिख सकते हैं। तो A को B के साथ मल्टीप्लाई किया तो AB आ गया, फिर प्लस आ गया, फिर A को B के साथ मल्टीप्लाई किया तो AB बार आ गया। अब हमारे पास AB भी आ गया, AB बार भी आ गया। अब इसके साथ C मिसिंग है, इसके साथ क्या मिसिंग है, C मिसिंग है। तो C को C प्लस C बार लिख सकते हैं। C प्लस C बार क्या होगा 1। तो AB को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो कोई इशू है नहीं। इसी तरह AB बार है तो इसके साथ अगर 1 को मल्टीप्लाई करें तो कुछ भी नहीं है। तो ABC, इसको AB को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ABC, AB को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ABC बार, AB बार को C के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये, AB को इसके साथ किया तो ये वाला। तो इसका मतलब है अभी हम सिर्फ A को हल कर रहे हैं, इसको A को हल कर रहे हैं। A किसके बराबर हो सकता है, A.1 के। A.1 1 की जगह पे आप B को इन्वॉल्व करें। आप पहले A के बाद क्या कौन सा वेरिएबल आता है B, तो B प्लस B बार लिखेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इन वेरिएबल्स को लेना है, इनके साथ किसको इन्वॉल्व करना है, C को। इनको किसके साथ इन्वॉल्व करना है, C को इन्वॉल्व करना है। तो C को क्या लिख सकते हैं, C प्लस C बार, क्योंकि वो 1 आएगा तो C इन्वॉल्व हो गया इसमें। तो ये सारा किसके बराबर है, A के बराबर। A की बारी खत्म हो गई, अब किसकी बारी है, B बार C। इसमें कौन सा वेरिएबल मिसिंग है, A। तो B बार C को A प्लस A बार से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो B बार C को A से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला आ गया, B प्लस B बार C को A बार से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला आ गया। तो इस फंक्शन को, असल में इस फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं मेन टर्म्स की साथ में लिख सकते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि ये फंक्शन है, इसको सम ऑफ मेन टर्म्स की शक्ल में लिखे, सम ऑफ मेन टर्म्स की शक्ल में लिखे, तो देन यू विल अप्लाई दिस प्रोसीजर। तो ये आपके मिड टर्म के अंदर एक क्वेश्चन और एंटर कर दिया मैंने, ठीक है। पहले वाला भी क्वेश्चन बताया था, वो आपने वीडियो देख के देखना है कि कौन सा वाला मैंने क्वेश्चन बताया था। और एक ये वाला क्वेश्चन या मिड टर्म्स के बारे में आ सकता है या नेक्स्ट टर्म्स के बारे में आ सकता है। अब समझ लगी है, जी मतलब ये क्लास के बाद आप एक दफा क्लास कंप्लीट कर लेना, जाके फिर मुझे बताइएगा, मैं डिस्कस करूंगा सर से, जो जो पॉइंट होगा आपके, ठीक है। अभी आज का दिन गुजारे। अच्छा बेटा, बट ए बी बार सी अपीयर्स ट्वाइस। आपको पता है पिछली एग्जांपल में ए बी बार सी कितनी दफा है, दो दफा है वो। तो x प्लस एक्स क्या होगा, तो ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी एक दफा लिखेंगे तो वो मेन टर्म क्या होगी, ऐसे हो जाएगी, ठीक है। अब आपको ये पता है कि वहां पे मैंने एक्स वाई जी यूज किया था इस टेबल के अंदर। इस टेबल में मैंने एक्स वाई यूज किया था। तो अब एबीसी करेंगे तो आपने मेन टर्म्स के अगेंस्ट
आपने वो वाली वैल्यूज जो है वो लिखनी है कि ये x बार है, ये y बार है और ये, ठीक है, तो ये m1 होगी। 0 0 1 किसके बराबर होगा? 1 के पहली टर्म होगी। ये कौन सी टर्म होगी? चौथी टर्म होगी। ये पांचवी, ये छठी, ये सातवीं। और इसको कलेक्टिवली जब भी लिखेंगे इसका मतलब ये है function of ABC is equal to sum of 1 4 5 6 7। तो पेपर में जब आप बड़ी क्लासों में होंगे तो ये वाली चीज जब आप यूज करेंगे तो बैक एंड पे आपको पूरे प्रोसेस का पता होगा कि भाई ये ऐसे टर्म प्लस नहीं हो गई, इसके बैक एंड पे एक पूरी लॉजिक है। The summation symbol sigma stands for ORing। ये जो summation symbol है सिग्मा stands for of terms, the number following it are the min terms। जो इसमें आगे नंबर आते हैं ये असल में वो min terms हैं, M0 M1 M2 M3। The letters in parentheses of following f forms list of variables। और f के बाद जो parentheses के अंदर जो नंबर है, जो लेटर्स है, they represent the number of variables। An alternate procedure for deriving min terms of Boolean is obtain the truth table of function directly from the algebraic expression and then write the min terms from the truth table। तो आप इन ट्रुथ टेबल का क्या कर सकते हैं, सॉरी इन मिन टर्म्स का क्या बना सकते हैं? ट्रुथ टेबल बना सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बना के सिखाया है। इसमें भी आप बना सकते हैं कि आपने a प्लस बी बार सी का जो फंक्शन मैंने आपको दिया हुआ था उसको आपने मिन टर्म्स की शक्ल में एक्सपेंड करना है और फिर इसका क्या बनाना है? ट्रुथ टेबल। उस पूरे का भी आप बना लेना ट्रुथ टेबल, तो उसका जवाब भी यही आएगा, ये ट्रुथ टेबल आएगा। ये जो फंक्शन बना हुआ ना, ये वाला फंक्शन, ये असल में किसके बराबर है? ये असल में इसके बराबर है। इसको हमने एक्सपेंड करके उस फॉर्म में लिखा, ठीक है। या नेक्स्ट हम करेंगे कि बड़े फंक्शन को समराइज करके लिखेंगे डिफरेंट मेथड के जरिए से। अभी हम क्या कर रहे हैं? छोटे फंक्शन को एक्सपेंशन कर रहे हैं। जैसे आप 9th 10th के मैथ में क्या कर रहे थे? फैक्टराइजेशन कर रहे थे, उसको एक्सपेंड करते थे, फिर उसकी अगली एक्सरसाइज में उसको एक्सपेंशन को क्लोज करते थे। जैसे डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन एक दूसरे का क्या है? उल्ट है। एक एक्सपेंशन होती है और एक उसका कट डाउन होता है। तो इसका भी ट्रुथ टेबल वही बनेगा और ये जैसे पहले मैं कर चुका हूं इसका भी ट्रुथ टेबल यही बनेगा। ये करके देख लीजिएगा, ठीक है। इट इज once under f for those combination where a is equal to 1 b c is equal to 0 1 from the truth table। तो आप इन सब के आपने क्या करने हैं? ट्रुथ टेबल बनाने हैं। गेटिंग माय पॉइंट या नहीं? ठीक है, यहाँ पे हम अपना ये क्लोज करते हैं लेक्चर क्योंकि 9 बज गए।